तो मेरा नाम है रौनक और मैंने इस अटेम्प्ट में सितंबर 2025 में मैंने स्कोर किया 284 मार्क्स आउट ऑफ 400 और मैं सक्सेसफुल हो गया सी फाउंडेशन। तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि जो आपके 60 डेज में एग्जाम आने वाले हैं 18 जन से शुरू हुआ जनवरी 2026 अटेम्प्ट, जो भी बच्चे री अटेम्प्ट करने वाले हैं या जो भी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट की एग्जाम देने वाले हैं, दोनों बच्चों के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं गाइड करना चाहूँगा कि कैसे आप स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर सकते हो कि आपका ये अटेम्प्ट एक बार में सक्सेसफुल हो जाए, चाहे री अटेम्प्ट है चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग से मैं शुरू करना चाहूँगा। अकाउंटिंग में आप पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, मतलब फुल सिलेबस करिए। जैसे आप सितंबर 2025 में आपने देख लिया कि मतलब ऐसा नहीं कि आप सिलेक्टेड स्टडी करके चले जाइएगा और हो जाएगा। और सिलेक्टेड स्टडी मतलब कि ये नहीं है कि मतलब मेन क्वेश्चन कर लिया। हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जितना कॉन्सेप्ट में गोते लगाइए, कॉन्सेप्ट की नदी में बह जाइए। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करिए अकाउंट्स में। और अगर आपका कॉन्सेप्ट हो गया, सिलेबस हो गया, सिलेबस को जल्दी से जल्दी पहले तो खत्म कर लीजिए। मतलब आपको नवंबर के एंड में, मतलब ये तो मतलब बहुत हो गया, नवंबर के एंड में तो खत्म कर ही देना है सिलेबस को। और क्योंकि आप रिवीजन के लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, तो आप प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैंने अभी 75 स्कोर किया। जितना हार्ड पेपर भी आया था, मैंने 75 स्कोर किया। आपकी प्रैक्टिस बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे बहुत कम लगते हैं उस एग्जाम में। 15 मिनट पढ़ने में चले जाते हैं और 3 घंटे उस पेपर में सच में कुछ नहीं लगता। तो इसीलिए आप अभी अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाथ से क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्योंकि आप मतलब जैसे जैसे पास आएंगे तो वैसे आपसे आपको ऑडिट अप्रोच करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप एमटीपी देखिए, आरटीपी देखिए, पर अभी आप हाथ से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, सॉल्व करने की कोशिश करिए। और कैलकुलेटर पे अपना हाथ को बैठाइए कि मतलब कैलकुलेटर आपका अच्छा हो। जिस कैलकुलेटर को आप एग्जाम में लेने वाले हैं, उसी कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करना बिल्कुल अकाउंट्स के लिए। और जितना अच्छे से हो सके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स के लिए यही है बस, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो फिर हमारा अपना सेकंड सब्जेक्ट आता है बिजनेस लॉस। तो बिजनेस लॉस के लिए मैं मतलब कॉन्सेप्ट सब बच्चे क्लियर होते हैं, सच में झूठ नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों के क्लियर होते हैं। बहुत ऐसे ही होता है कि ट्रिकी क्वेश्चन आ गया लॉ में, बहुत खतरनाक आ गया, फाउंडेशन लेवल पे तो नहीं आ रहा। तो फाउंडेशन लेवल पे सबसे ज़्यादा बच्चों कहीं ना कहीं लैग करते हैं, तो कीवर्ड्स में लैग कर जाते हैं। कीवर्ड्स में लैग करते हैं और लॉ की लैंग्वेज में लैग करते हैं। तो लॉ में थोड़ा लर्निंग रिवीजन पे आप ध्यान दीजिए। हो सके तो मतलब वो अपनी लैंग्वेज नहीं याद करिए, मॉड्यूल से याद करिए, मॉड्यूल के कीवर्ड्स याद करिए। ऐसा नहीं कि पूरा रट्टा मार जाना है, पर नहीं, कीवर्ड्स तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं कि मतलब वन शॉट देखे जा रहे हैं, एक वन शॉट देखा, दो वन शॉट नहीं है, ऐसा देखना। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप रिवीजन करिए उसको, रिवीजन खुद से आप उसको पढ़ के समझने की कोशिश करिए, और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बड़ी बहुत अच्छा मतलब स्कोर आप कर पाएंगे। जितना हो सके लर्न करिए। जैसे कि मैंने 80 का ही अटेम्प्ट किया था, सही वाला, और 56 मेरे नंबर आए। तो मतलब आप देखिए नंबर मेरे कीवर्ड, जबकि कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है इस बार में, तो मतलब कीवर्ड्स के नंबर तो दे रहा है आईसीआई। तो आप कीवर्ड्स लिखिए और कीवर्ड्स के नंबर देगा आईसीआई। मैं इसके ऊपर आरटीआई जो से अगर मेरी कॉपी आएगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने लिखा था और कैसे मेरे मार्क्स आए हैं। तो इसके ऊपर मेरी वीडियो आएगी। आप लॉ में बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए प्लीज़। आप लर्न कीजिए, जो भी कीजिए, रट्टा मारिए भाई, रट्टाफिकेशन भी करना पड़े तो करिए। पर लॉ में बच्चों को सच में अटक जाते हैं। इजी पेपर आया था इस बार का सितंबर का, तब भी बच्चे लटके हैं। और कहीं जैन में हार्ड आ जाए वो तो नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए लॉ में रट जाइए और कॉन्सेप्ट को जितना हो सके वो तो क्लियर हो ही जाता है। कॉन्सेप्ट लॉ में क्लियर हो जाता है सीए फाउंडेशन लेवल पे सच में। और फिर हमारा पेपर नंबर 3 आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं बोलूँगा जो मैथ्स वाले स्टूडेंट को सच में दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो नॉन मैथ्स था, पर जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको सच में नहीं दिक्कत आएगी, वो मतलब कर लेंगे इतना। सी फाउंडेशन लेवल पे तो मैथ्स इतनी दिक्कत नहीं देती है सच में। लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है मैथ्स। इस बार मैथ्स थोड़ी ट्रिकी भी आई थी। तो आप क्या करिए, पहले कुछ मतलब जो आप पहले तो सही में जो नंबर वाइज, जिसका मतलब जो स्कोरिंग ज़्यादा चैप्टर्स है, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है, उस चैप्टर पर बिल्कुल जाइए। मैथमेटिकल, फाइनेंस, लॉजिकल रीजनिंग सबको अच्छा कीजिए। और जैसे इक्वेशन सब है, अच्छा आसान है, सीक्वेंस सीरीज है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पहले जल्दी से जल्दी कर लीजिए। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, डिस्पर्जन है, वो सब आप करिए। फिर आप मतलब ऐसा नहीं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब छोड़ दिया, नहीं छोड़ना है। मतलब पढ़ के तो जाओ एक बार, नहीं क्वेश्चन बने, हाँ वो बात है अलग है कि 5 नंबर का जो कैलकुलेशन आने वाला है वो नहीं पढ़ बन पाएगा। मैंने कितना भी पढ़ा, मुझे कुछ नहीं समझ आया उसका। कैलकुलस पे मत ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सभी देख लीजिए। ओवरऑल तो मैंने मतलब अच्छे से पढ़ा था थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पर एग्जाम के प्रेशर में मुझसे उसके क्वेश्चन तो नहीं बने। मैंने मतलब मेरे 67 आए थे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में, मैंने 72 का अटैम्प्ट किया था। तो आप वही आप एक्यूरेसी तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। आप अगर नॉन मैथ स्टूडेंट हो, सच में नहीं होता, मतलब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी हार्ड तो लगती है, पर आप पढ़ के देखिए कैसा आपको समझ आ रहा है। वो आपकी मतलब कहीं मैथ्स 10th में अच्छी होगी तो उस पर भी होता है, बिल्कुल होता है।
बट हाँ, आप जो पहले मैथमेटिक्स और फाइनेंस, लॉजिकल रीजन, इन सबको पकड़िए। हाँ, मैथ्स में सबसे ज़रूरी है मॉक देना। मतलब 2 घंटे में आप नहीं कर पाओगे। आप मतलब सोच रहे हो कि मैं बहुत रैंक लाऊँ या डिस्टिंक्शन लाऊँ, तो 2 घंटे में नहीं होने वाला। 40-40, 45-45 क्वेश्चन भी बहुत बच्चे के होते हैं। तो प्लीज़ मॉक सॉल्व करिए जितना हो सके, पीवाईक्यूज़ लगाइए। बहुत सारे पीवाईक्यूज़ आपको मिल जाएँगे, स्कैनर मिल जाएँगे, या मतलब आप आईसीआई की वेबसाइट से आरटीपी, एमटीपी पीवाईक्यूज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और मतलब पीवाईक्यू लगाइए, प्लीज़ आप लगाइए, 2 घंटे का टाइमर लगाइए और पीवाईक्यू लगाए। मैंने पर्सनली 25, मतलब मैंने एमटी 2 घंटे करके मैंने 25 मॉक्स लिखे थे, उसमें पीवाईक्यू भी थे, एमटीपी भी थी। तो ऐसे ही आप प्लीज़ फॉलो करिए। मैथ्स में सच में नॉन मैथ्स स्टूडेंट को दिक्कत तो आती है, पर वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने भी बहुत कम प्रिपरेशन में 67 स्कोर किया, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। 80 भी कर रहे हैं, 90 भी कर रहे हैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। तो आप कर सकते हो मैथ्स को भी स्कोर। बस मैथ्स में सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कॉन्सेप्ट अच्छी होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने जितने आप नए नए क्वेश्चन देखेंगे, आपका उससे खुद दिमाग चलेगा। आप मतलब वन शॉट देख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन देख रहे हैं, बस मतलब टीप ले रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना है। खुद से क्वेश्चन लेकर बैठो, टाइम लग रहा है कुछ जाने दो ना, टाइम लगने दो, बट उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कम टाइम है, मैं भी समझ रहा हूँ, पर आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान अभी भी दो और कॉन्सेप्ट को समझो, खुद से क्वेश्चन बनाओ और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो। और कैलकुलेटर पे तो मतलब कैलकुलेटर की ट्रिक्स के तो बादशाह बन जाओ। जितनी कैलकुलेटर की ट्रिक्स जानोगे उतना मतलब कम टाइम लगेगा आपको एग्जाम में। तो ऐसे ही आप अपने क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे पेपर नंबर 4 पे। पेपर नंबर 4 हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आप जैसे रेफर कीजिए मॉड्यूल को आप माइक्रो में मत रेफर करना, मॉड्यूल को रेफर मत करना। माइक्रो में आप कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। कसम से मतलब कॉन्सेप्ट इतनी ज़्यादा जरूरी है, मैं बता नहीं सकता। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे ना, माइक्रो में 55 का आता है या 50 का आता है, मैं उस पर नहीं श्योर हूँ, पर जो भी आता है माइक्रो में आप सच में बना दीजिएगा, पूरा का पूरा बना दीजिएगा। ओनली उन कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा ही मतलब कोई राइटर नहीं, मतलब कोई नाम आ गया कि ये मतलब किसने दिया, जैसे टाइम का किसने दिया है, वो आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये सब बहुत कम आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। आप कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। एमपी कैसे होता है, मार्जिनल रिटर्न कैसे होता है, मतलब रिटर्न टू स्केल, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसे, लॉन्ग रन में, एक शॉर्ट रन में क्या होता है, इस सब पे आप मतलब माइक्रो में कॉन्सेप्ट मस्ट है। कॉन्सेप्ट बच्चे जान ही नहीं रहे हैं और सीधे मतलब पढ़े जा रहे हैं। ऐसे कोई आप कितने भी मतलब एमसीक्यू लगाए, मैंने एक भी एमसीक्यू मतलब मैंने नहीं लगाया सच में। मैं 86 मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्कोर किया है, आप जान सकते हो। मैंने एक भी, मैंने मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, पर मैंने एक भी नहीं लगाया। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैंने, मेरा सच में 1 सवा घंटे में मेरा पेपर हो चुका था बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और मेरा 86 आया। और भी अच्छा आ सकता था। मेरे जो भी नंबर कटे मैक्रो में कटे हैं, जो मुझे रिवाइज मैंने इतने अच्छे से शायद नहीं किया, इसी वजह से कटे हैं। तो बिजनेस इकोनॉमी सच में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, वही आपकी एग्रीगेट लगाएगा। तो ऐसा मत समझना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स तक आसान है, 12th में मैंने फोड़ दिया था बिजनेस इकोनॉमिक्स। मेरे पास तो 12th में बिजनेस इकोनॉमिक्स थी भी नहीं, तभी मैंने इतना स्कोर किया। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मतलब या आपकी जो रैंक लानी है या आपको डिस्ट्रिक्शन लानी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ही वो लाएगी। मेरी भी जैसे उसी ने लाई। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप बहुत अच्छी मजबूत करो, उसमें टाइम दो, क्यों नहीं दे रहे हो टाइम। सब आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट बराबर होने चाहिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स टाइम दो, माइक्रो रिवाइज करो। माइक्रो को जितना अच्छा रिवाइज करोगे उतनी माइंड में रिटेन होगी। टफ है, रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। आप जितनी बार उसको रीडिंग करो, मॉड्यूल 2 बार तो कम से कम रीड करना ही करना है। और उसके बाद आप नोट्स अपने रेफर कर सकते हो, जो भी नोट्स में जाता है इंपॉर्टेंट, आपके जो भी सर लोग होंगे या शॉर्ट नोट्स आप जो भी आपके सर ने प्रोवाइड किए होंगे या आपसे बनवाए होंगे, तो उसमें रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट। तो मैं यही बताना चाहूँगा, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऐसे कर सकते हैं। और जरूर से जरूर अगर आप मेहनत कीजिएगा डेडिकेशन से, तो आपका मतलब सीए फाउंडेशन पक्का निकल जाए। जैसे इसके मेरे पीछे ये बुक्स होंगी, मतलब अब मेरे को फिर से नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये सच में बहुत खराब लगता है कि फिर आपका अटेम्प्ट आता है, नहीं अच्छा लगता सच में। मैं जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मैं डरता था कि फिर से मेरे को किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक, मेरे को थोड़ा लो में डर लगता था। पर एक बार आप निकल जाइएगा, आप सच में मेहनत करिए, नहीं तो सच में अटेम्प्ट लग जाते हैं। देख रहे हैं कितने कम बच्चे पास हो रहे हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो आप डेडिकेशन से मेहनत करिए, आपका जरूर से जरूर सीए फाउंडेशन निकल जाएगा। और अगर आप मेरे को टीचर बता देता हूँ मैं आपको सब्जेक्ट वाइज। अकाउंटिंग के लिए आप नितिन सर को रेफर कर सकते हैं, नितिन सर की सुपरविजन सीरीज है यूट्यूब पे। और ऋषभ सर भी हैं आपके लिए अकाउंटिंग के लिए, और मैं हार्दिक मंचंडा सर भी आप रेफर कर सकते हैं अकाउंटिंग के लिए, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं रचित अरोड़ा सर भी जैन 26 वाली मतलब सीरीज करवा रहे हैं फ्री में यूट्यूब पे, पूरा बैच ही उसको करवा रहे हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। और जैसे बिजनेस लॉस में गुरप्रीत सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शांतम सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सीजे सर है हमारे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनकी तो मतलब चाणक्य नीति है जो गुरप्रीत सर की, बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल में यूट्यूब पे वन शॉट आपको मिल जाएंगे सीजे सर के, बहुत अच्छे कंटेंट यूट्यूब पे। बट हाँ, डिटेल
जो है डिटेल्ड ही है, कुछ भी कर लीजिएगा। वन शॉट के पीछे तो नहीं रहना चाहिए सच में। आप वन शॉट पे वन शॉट देखते चले जाते हो, कुछ नहीं होता है, मैं भी जानता हूँ। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अनुराग सर है, नॉन मैथ्स के लिए बहुत अच्छा है। आकाश अग्रवाल सर है, उनकी रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैथ्स में अनुराग सर मुझे लग रहा है बेस्ट है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में लव कौशिक सर है, लव कौशिक सर भी है। एमवी सर बहुत अच्छा है, मनीष वोरा सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हार्दिक पंचंडा सर इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप इन सबको रेफर करिए, इन सब की रिवीजन से हेल्प कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। मतलब वन शॉट पे वन शॉट की रिवीजन वीडियो से नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी कीजिए, किताब उठाइए, पढ़िए, आप फोड़ दीजिएगा। इसी डेडिकेशन से पढ़ते रहिए और एग्जाम में जन 2026 आपका अटैम्प्ट होगा और इस अटैम्प्ट में आप जरूर निकाल दीजिएगा। आप मम्मी पापा अपने जो भी अरमान होंगे, जो भी खुशी होंगे, एक सीए का एक नेक्स्ट स्टेप पे आप चढ़ जाइएगा और जरूर से आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बन जाएगा। इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए और मेरी तरफ से साइनिंग ऑफ मैं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।